डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस YouTube चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एक नया चैप्टर, इसको बोलते हैं समाकलनों का अनुप्रयोग। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे अच्छे से कि जो समाकलन का अनुप्रयोग है वो हमको क्यों पढ़ना है और क्या पढ़ना है उसमें। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बनी रहिए। ठीक है, और अगर आप क्लास 12 मैथमेटिक्स से कोई अन्य चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, जैसे समाकलन, अवकलन के अनुप्रयोग या प्रतित्रिकोणमितीय फलन, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पर सारे वीडियो कई प्लेलिस्टों में करके अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं कि ये जो समाकलन है इसका अनुप्रयोग क्या होता है। तो समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अवकलन क्या होता है और समाकलन क्या होता है। तो मैंने आपको जब मैं अवकलन का पहला वीडियो बनाया था, तो वहां पे मैंने आपको समझाया था कि अवकलन क्या होता है और समाकलन क्या होता है। ठीक है, तो यहां से मैं एक छोटा सा उसका परिचय दूंगा, फटाफट देख लीजिए आप। देखिए, अवकलन का मतलब होता है अवकलन माने किसी बड़े चीज को छोटा करना। देखिए, छोटा करना नहीं, बड़े चीज को छोटा करना अवकलन कहलाता है। समाकलन मतलब होता है बढ़ाना। किसको बढ़ाना? किस चीज को बढ़ाना नहीं, किसी छोटे चीज को बड़ा करना। क्योंकि आप किस चीज को बड़ा करोगे? जो चीज पहले से बड़ा है उसको आप बड़ा क्यों करोगे? जो चीज छोटी है, छोटी चीज को बड़ा करना ही कहलाता है समाकलन, लेकिन बड़े चीज को छोटा करना कहलाता है अवकलन। तो बड़े चीज को छोटा करोगे, छोटे को बड़ा करोगे। जैसे मैं कह दूं यम, अगर मुझे इसको छोटा करना है तो क्या करो, इसके पहले डी लगा दो, ये चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा डी यम। इसका ये मतलब हुआ कि ये यम बड़ा है और ये यम क्या है, छोटा है। अगर मैं कह दूं यस को छोटा करना है, इसके पहले डी लगा दो, तो यस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर ये P है, इसको छोटा करना है, इसके पहले D लगा दो, ये क्या हो जाएगा, P छोटा हो जाएगा। तो ये बड़ा था, बड़े को छोटा कर दिया गया। अब अगर इस छोटे को फिर बड़ा करना है, इसका समाकलन कर दो, DM इसका समाकलन करोगे तो बराबर यम आ जाएगा, इसका समाकलन करोगे तो बराबर यस आ जाएगा, इसका समाकलन करोगे तो बराबर P आ जाएगा। अब कैसे आएगा, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि यहाँ पे एक छिपा हुआ है और एक का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे यम है तो एक का समाकलन करोगे तो यम आ जाएगा। यहाँ पे एक छिपा हुआ है और यहाँ पे यस है, तो एक का समाकलन करोगे तो यहाँ पे यस आ जाएगा। यहाँ पे एक छिपा हुआ है, इसका समाकलन करोगे, यहाँ पे पी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो बड़े चीज को छोटा करने के लिए उसके पहले डी लगा देते हैं, और जिसके पहले डी लगा है उसको बड़ा करने के लिए हम यूज करते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग। यानी जिस चीज का अवकलन किया गया, अगर उसका हम समाकलन कर देंगे तो हमको वो चीज मिल जाएगा, मतलब बड़ा वाला चीज मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, मतलब पढ़ना यह है कि एक्स अक्ष रहेंगे, वाई अक्ष रहेंगे, और कोई आकृति रहेगी जो एक्स अक्ष वाई से घिर करके कुछ क्षेत्रफल का निर्माण करेगी। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए, जैसे यहां पर एक आकृति है, तो यह आकृति एक्स अक्ष के साथ कुछ क्षेत्रफल बना रही है, कुछ जगह बना रही है, तो उसी का क्षेत्रफल फाइंड करना है इस चैप्टर में। जैसे मान लो एक आकृति और है, मान लो ये वृत्त है, तो ये वृत्त क्या हो रहा है कि वृत्त देखिए इतना क्षेत्रफल कवर कर रहा है अक्षों के साथ। अगर हम बात करें यक्ष अक्ष के साथ, तो यक्ष अक्ष के साथ भी ये इतना जगह कवर कर रहा है, और वाई अक्ष के साथ करें तब भी ये उतना ही जगह कवर कर रहा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप? देखो, जैसे ये वृत्त है, तो अगर मैं कहूं यक्ष अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकालो, तो यक्ष अक्ष यही है और यक्ष अक्ष से घिरा ये इधर क्षेत्रफल इतना हो गया, इतना क्षेत्रफल इधर हो गया। लेकिन अगर मैं कह दूं वाई अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालो, यही होता, तो वाई अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल ये निकलता है, इतना इधर और इतना इधर। तो ये भी पार्ट वाई अक्ष से घिरा, ये भी पार्ट वाई अक्ष से बना हुआ है। तो अंत में निकालोगे दोनों का क्षेत्रफल वही निकलेगा। चाहे आप एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकाल दो, चाहे आप वाई अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकाल दो, उतना ही निकलेगा। लेकिन ये चीजें निकाली कैसे जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे का क्षेत्रफल निकाला जाए, तो क्या करना है कि उसमें से एक छोटा सा पार्ट ले लेना है और छोटे से पार्ट का निकालना है क्षेत्रफल, और उसका जब समाकलन करोगे तो अपने आप बड़े वाले पार्ट का क्या करेगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। सपोज करो, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा है, जो यक्ष अक्ष से घिरा हुआ है, अगर इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक छोटी सी आकृति ले लो इसी में, और उसी का क्षेत्रफल निकाल दो। तो ये देखिए, ये पूरा जगह है, अगर इसका क्षेत्रफल कैपिटल ये है, तो छोटा जगह है, और छोटे का क्षेत्रफल क्या होता है, तो किसी बड़ा चीज को छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके पहले डी लगा देते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल क्या है, ए है, लेकिन ये छोटा वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए नहीं हो जाएगा, बल्कि इसके पहले क्या लगा दोगे, डी लगा दोगे, तो ये डी हो जाएगा।
आप इसी को किसी भी बड़े को छोटा करने के लिए उसके पहले डी लगा देते, तो यहाँ पर ये पूरा क्षेत्रफल ये बड़ा था, इसको छोटा करने के लिए मैंने इसमें क्या लगा दिया, डी लगा दिया, तो क्या हो गया, वो डी हो गया। अब ये जो डी हुआ, अगर इसी का हम समाकलन कर देंगे तो क्या होगा, हमको पूरा का पूरा क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको ना? देखिए यहां पर एक पॉइंट ये है कि जो क्षेत्रफल हमको बड़ा करना है वो मतलब जो क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है वो कहां से लेके कहां तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे हमको क्या है, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकालने का मतलब ये कहां से कहां तक है, तो ये जो परवलय है वो यहां से लेकर के यहां तक है, तो यहां से लेकर के यहां तक है, तो जहां से लेकर के होता है उस लिमिट को नीचे रख देते हैं और जहां तक होता है उस लिमिट को यहां पे रख देते हैं। तो जहां से होता है उसको अपर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, और जहां तक होता है उसको बोलते हैं क्या, अपर लिमिट। जैसे मान लो ये है 2 और ये है 3, तो यहां से लेकर के नहीं 2 x की वैल्यू 2 से लेकर के 3 के बीच में ये जो परवलय जितना जगह कवर कर रहा है उसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो 2 से लेकर के 3 तक, तो ये जो छोटा वाला है, ध्यान दो आप, ऐसा छोटा वाला हमेशा लोअर लिमिट होता है, बड़ा वाला हमेशा अपर लिमिट होता है। ऐसा नहीं कि आप बड़े वाले को कह दो कि वो लोअर लिमिट है, छोटे वाले को अपर लिमिट। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर गलत हो जाएगा। हमेशा छोटे वाले को हमको मानना है लोअर लिमिट और बड़े वाले को मानना है अपर लिमिट। इस तरह इसका ये मतलब हुआ कि जो क्षेत्रफल ए था, जो छोटा मतलब जो ए का क्षेत्रफल ए का जो छोटा टुकड़ा है उसका समाकलन कर दिया गया, किसके किसके बीच में, तो 2 से 3 के बीच में। बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा उस पूरे के पूरे का क्षेत्रफल। तो यहां पर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है प्रश्नावली 8.1 में। लेकिन जब बात आएगी प्रश्नावली 8.2 की, तो वहां पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा इसको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को प्रश्नावली 8.2। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रश्नावली 8.1 की, तो 8.1 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है उसको मैं मतलब इस वीडियो में उसकी मैं अच्छे से चर्चा करूंगा। तो भाई देख लेते हैं। तो देखिए जो पहला टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि ये एक वक्र है, एक रेखा है जिसका x अक्ष से बना क्षेत्रफल निकालो। अब मैं बता दूं कि वो कितने कितने टाइप के होते हैं जिनका x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो वो या तो एक रेखा हो सकता है, अब रेखा भी 2 प्रकार का होता है, एक सरल रेखा होता है और एक वक्र रेखा होता है। तो वैसे सरल रेखा कम देगा, वक्र रेखा ज्यादा देगा। वक्र में भी 3 टाइप के होते हैं, एक होता है क्या, एक होता है वृत्त, वृत्त भी वक्राकार ऐसे ही होता है। एक होता है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त क्या होता है, देखो वृत्त और दीर्घवृत्त में थोड़ा सा फर्क होता है कि वृत्त में क्या होता है कि इसकी जो त्रिज्याएं होती है इधर 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 सब कुछ बराबर होती है। लेकिन यही सेम चीज दीर्घवृत्त के लिए नहीं होता है। दीर्घवृत्त में क्या होता है कि ये और ये चीजें सेम होती है, लेकिन ये चीजें इसके सेम नहीं होती हैं। तो ये चीजें क्या होती है, बड़ी होती है इससे, या तो ये चीजें छोटी होती है इससे। इसलिए दीर्घवृत्त की आकृति या तो ऐसे बन जाती है और या तो ऐसे बन जाती है। तो ये वृत्त है, ये दीर्घवृत्त है, 2 टाइप की आकृति दे सकता है। एक होता है परवलय, और परवलय जो होता है ये 4 प्रकार का बनता है। अगर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर था, इसको बोलते हैं संघ परिच्छेद। वहां पे हम लोगों ने सब सीखा है कि वृत्त क्या होता था, दीर्घवृत्त क्या होता था, और हम लोगों ने यह भी सीखा था कि परवलय क्या होता है, अति परवलय भी सीखा था। तो ये 4 प्रकार के होते थे। एक इस टाइप का होता था परवलय, तो एक्चुअली में ऐसे ही होता है ऐसे, लेकिन 4 प्रकार का होता है। एक प्रकार का परवलय ऐसे बनता था, एक प्रकार का परवलय ऐसे बनता था। मैं आपको यहीं पे बता देता हूं जिससे कि चैप्टर में जब मैं आपको सवाल लगवाऊं तो वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सवाल जब आप लगाओगे ना तो वहां पे कुछ नहीं कहा है कि ये दीर्घवृत्त है, ये परवलय है, ये वृत्त है, ऐसा कुछ भी नहीं कहता। वहां पे कहता है कि ये वक्र है, इसका x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो। तो वक्र जो दिया रहेगा वो वक्र का समीकरण देखिए हमको पहचाना रहेगा कि ये वृत्त है, दीर्घवृत्त है कि ये परवलय है, क्योंकि वहां पे कहेगा नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फटाफट कि कौन रहेगा तो किसका किस टाइप का समीकरण रहेगा, जिससे आप ये पहचान पाओ कि वो परवलय है, दीर्घवृत्त है कि वो वृत्त है। तो परवलय इस टाइप का भी होता है, इस टाइप का भी होता है। जब इस टाइप का होता है तो इसका समीकरण होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस टाइप का इसका समीकरण होता है, बस आप ये जानते रहो। ये अगर इधर बना रहेगा तो इसका हो जाएगा y स्क्वायर बराबर -4ax, यानी कि अगर ये x अक्ष पर बना हुआ है तो y स्क्वायर बराबर 4ax और ये -4ax होगा। इसका ये मतलब है, देखो अगर x अक्ष पे बना हुआ है तो y स्क्वायर बराबर होगा जो होना होगा, x अक्ष पे ये भी बना है इसलिए y स्क्वायर बराबर इतना है। अब ये धन दिशा में इसलिए यहाँ पे +4x है, ये ऋण दिशा में इसलिए -4x है। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो अगर ऐसे बना हुआ है
तो वाई अक्ष पे बना है तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा, क्योंकि यहां पर एक्स अक्ष पे बना था तो वाई स्क्वायर बराबर है, यहाँ पे वाई अक्ष पे बना है तो एक्स स्क्वायर बराबर है, प्लस की दिशा में है तो क्या होगा 4 ये वाई, और माइनस की दिशा में होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 ये वाई माइनस। देखो यहां हमको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बस ऐसे हमको ये जानना है कि इस टाइप का देगा तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, परवलय है। लेकिन अगर इस प्रकार देगा तो इसका मॉडल इधर होगा, इस प्रकार का देगा तो मॉडल इधर होगा, इस प्रकार का देगा तो मॉडल इधर होगा, इस प्रकार का होगा तो मॉडल इधर होगा। तो अगर इस टाइप का आएगा कहेगा ये वक्र है तो इसको देख के हम पहचान पाएंगे कि वो क्या है, परवलय है कि नहीं है। सेकंड, अगर हम वृत्त की बात करें तो एक्चुअल में वृत्त का जो समीकरण होता है वो तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है वृत्त का समीकरण। पर हमें इस समीकरण से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में हम उस वृत्त की चर्चा करेंगे जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। जैसे ये वृत्त है तो वृत्त का जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो मूल बिंदु रहेगा। तो जब सेंटर मूल बिंदु हो तो वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जहां ये जो ए होता है, ए स्क्वायर में जो ये होता है वो क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। मतलब ये भी ये भी ये भी ये भी ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो इस टाइप का जब आएगा तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा वृत्त। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर नीचे डाल दोगे तो बटा ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहां पे हो जाएगा एक बार इसके नीचे जाएगा तो एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, एक बार इसके नीचे जाएगा तो वाई स्क्वायर बटा ये स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वृत्त का समीकरण ऐसे भी हो सकता है। अब मैं आपको समझाता हूं, और मैंने आपको ये इसलिए बताया कि जिससे आपको दीर्घवृत्त और वृत्त में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दीर्घवृत्त का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बटा ये स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो वृत्त और दीर्घवृत्त में हल्का सा फर्क है। वृत्त में क्या होता है कि ये दोनों चीजें सेम सेम होती है, लेकिन दीर्घवृत्त में ये और ये चीजें सेम सेम नहीं होती है। समझ पा रहे हो ना? तो वृत्त में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये अक्ष है, तो वृत्त में क्या होता है कि ये एक्स अक्ष पर भी ये, मतलब इधर भी ये तो इधर भी ये, वाई अक्ष पर भी ये, इधर भी ये, इधर भी ये। लेकिन ऐसा दीर्घवृत्त में नहीं होता। दीर्घवृत्त में देखिए एक्स अक्ष पे तो ये है, इधर ये है, लेकिन वाई अक्ष पे क्या होता है, बी होता है, तो यहां पर बी हो जाएगा। और ये दोनों सेम सेम नहीं होते हैं, तो ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर बड़ा रहेगा तो ऐसे बन जाएगा, छोटा रहेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा। फिर हमें इससे मतलब नहीं, बशर्ते आपको ये जानना जरूरी है कि इस टाइप का टाइप आएगा तो दीर्घवृत्त होगा, इस टाइप का आएगा तो वो क्या होगा, वृत्त होगा, और इस टाइप का आएगा तो परवलय होगा। और यहां पे ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि अगर वृत्त आएगा भी इस टाइप का तो उसका सेंटर क्या होगा, मूल बिंदु होगा। अगर दीर्घवृत्त ये आएगा तो इसका सेंटर क्या होगा, मूल बिंदु होगा। और अगर परवलय इस टाइप का आएगा तो इसका ये मतलब है कि वो मूल बिंदु से होते हुए जा रहा है। ठीक, अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई तो सवाल लगाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अब आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली हमको सवाल में क्या फाइंड करना होता है। तो आइए समझ लेते हैं अच्छे से। तो जो पहला टाइप का सवाल पूछता है वो ये है कि एक्स अक्ष से, जैसे मान लो ये दे दिया और कहेगा एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो ये देगा कि वाई अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जब एक्स अक्ष से घिरा हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, और फिर समझेंगे जब वाई अक्ष से घिरा हो तब कैसे क्षेत्रफल निकालोगे, और फिर समझेंगे दोनों अक्षों से घिरा हो तब कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। बहुत ध्यान से देखना, अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ जाते हो तो आपके लिए प्रश्नावली 8.1 बहुत ही आसान हो जाएगी। देखिए यहां पे ये एक परवलय है, इस परवलय का क्षेत्रफल निकालना है एक्स अक्ष से यदि घिरी हो तब। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया, देखिए जब एक्स अक्ष से घिरी हो तो इसको बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। ठीक है, इसको बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं, ये देख लो। और हम लोग जानते हैं कि ये अगर ऐसे है तो इसका समीकरण हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर जो भी होगा, आई डोंट नो क्या होगा, पर वाई बराबर कुछ होगा। देखो ये वक्र का एक समीकरण सवाल में हमको देगा, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो दीर्घवृत्त हो, चाहे वो परवलय हो, उसका समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, तो जब वो उसका निकालना होगा एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो उसी वक्र से हमको y की वैल्यू फाइंड कर लेनी होगी। समझ पा रहे हो ना? जब x अक्ष से घिरा हुआ, क्योंकि ये x अक्ष है, और जब x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, ये क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लेनी होगी। अभी यहाँ पे आपसे ये सीखो, जैसे मान लो समीकरण दिया y स्क्वायर बराबर 4 ये x,
तो जब x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना होगा तो यहां से y की वैल्यू फाइंड करोगे और y की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये y बराबर रूट में क्या हो जाएगा 4ax। इतनी बात समझ में आ रही है ना? हाँ। लेकिन जब उस आकृति का y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करोगे, इसको ऐसे बहुत सारे टुकड़ों में बांट लोगे। देखो सवाल में आपको ऐसा नहीं करना, जब आप सवाल लगाओगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि इनका एक्चुअली में जब x अक्ष से घिरा हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जब y अक्ष से घिरा हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला आता कैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करना चाह रहा हूँ, तो उसको आप समझ लो। बाकी सवाल में आपको ऐसे वैसे नहीं करना, सवाल में आपको लगाना चाहिए फॉर्मूला और फॉर्मूला आगे उसके बाद अपर लिमिट डबल लिमिट रख देना, उसको सॉल्व करना, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। बस यहाँ पे समझो कि वो चीजें हम करते क्यों हैं। देखो तो x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल कुछ ऐसे रहेगा, y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल कुछ ऐसे रहेगा। अब ध्यान से देखना, आप जब x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो उसी वक्र के समीकरण से y की वैल्यू फाइंड कर लोगे, और जब y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसी वक्र के समीकरण से x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। इतनी बात आपको समझ पा रहे हो कि नहीं? सवाल लगाना कैसे वो सीख लो पहले। इतना कर लेना, अभी इतना कर लेना है, बस समझते रहो आप। अब देखो यहां पर क्या है, ये पूरा x है, तो x को बहुत सारे खंडों में बांटा गया, तो ये पूरा x है और बहुत सारा छोटे खंडों में बांटा गया है, तो ये छोटा खंड है। अब छोटे खंड को क्या बोलते हैं, उसके पहले d लगा दीजिए। ये पूरा x है और x को अगर छोटा करना है उसके पहले d लगा दो, तो मान लो ये छोटा सा खंड है, ये इसको उठाओ, मान लो ये छोटा सा खंड है, ये खंड क्या है, dx है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको छोटे से खंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है और छोटे से खंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसका कर देना समाकलन, और समाकलन करोगे उसके बाद पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये तो निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालने के लंबाई और चौड़ाई मालूम होनी चाहिए, तो लंबाई क्या है, dx है। अब चौड़ाई यही है, ये चौड़ाई है, सॉरी ये चौड़ाई dx है, लंबाई ये है, तो लंबाई जो ऊपर की तरफ जाता है वो y होता है, तो ये y है। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो y की वैल्यू जो वक्र का समीकरण है वहां से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे लंबाई क्या है y और चौड़ाई क्या है dx। अब देखो ये जो चौड़ाई है वो छोटी, इसलिए क्षेत्रफल भी क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ये क्षेत्रफल आ गया। और मैंने बताया था कि जो छोटा क्षेत्रफल है अगर उसका हम समाकलन कर देंगे तो अपने आप क्या होगा, जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है वो फाइंड हो जाएगा। तो ये जो dA है इसका समाकलन कर देंगे। अब समाकलन जो कर रहे हैं वो कहां से लेकर के कहां तक इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो मान लो ये 2 है और ये 3 है, ये 2 है ये 3 है, तो ये 2 माने जो कम है वो लोअर लिमिट और जो अधिक है वो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना? इसके बाद इंटीग्रेशन यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। देखो dx की यहाँ से जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, y, dA की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, y dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा dx हो जाएगा। और यही है हमारा मेन फॉर्मूला। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ये जो देखिए यहाँ पे dx है तो यहाँ पर x है, तो आप खुद समझ जाओ कि जो ये 2 और 3 जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है ना कि y की। यानी जब यहाँ पे dx होता है तो ये जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है। ठीक है, तो जब भी आपको x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालना तो आपको इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझाया। हमको ये फटाक सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना है। ये फॉर्मूला कैसे आप लिखोगे, तो ध्यान से देखो। पहले हम बनाएंगे इंटीग्रेशन, बना देंगे। अगर x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बनाएंगे, और x चूंकि x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है इसलिए क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे dx। लेकिन अगर y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना होता तो यहां पे क्या लिख देते, dy। जब भी x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां पे dx लिखेंगे और यहां पे इंटीग्रेशन, और y अक्ष से घिरा हुआ निकालेंगे तो यहां पे dy लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो जब x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो वक्र का समीकरण दिया होगा यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे मान लो समीकरण है x स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1। तो जब x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसी वक्र में से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सबको पक्षांतर करके। तो y की वैल्यू जो फाइंड करेंगे उसको यहां पे कर देंगे। ठीक है, अब देखो जो इसका क्षेत्रफल निकालना है, चूंकि ये क्या है, ये x है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट भी क्या होगा, x होना, x ही होगा। तो क्वेश्चन इज दैट कि x की वैल्यू कहां से लेकर के कहां तक है, मतलब कहां से x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है। तो जहां से स्टार्ट हो रही है, मान लो यहां से स्टार्ट हो रही है तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा 2, और यहां तक जा रहा है तो ये हो जाएगा 3। बशर्ते आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लोअर लिमिट हमेशा कम होना चाहिए, अपर लिमिट हमेशा क्या होगा, ज्यादा। इधर वाली वैल्यू हमेशा लोअर लिमिट होगी, उधर वाली वैल्यू क्या होगी, हमेशा अपर लिमिट होगी। ठीक है,
अब करना क्या है, इसी को आपको सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करने के बाद ये जो क्षेत्रफल जो बना हुआ है, जो ये क्षेत्रफल है, इस ये पूरा क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी अगर x से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो लिखना है इंटीग्रेशन, यहां पे लिखना है dx, वक्र से निकालोगे y की वैल्यू और जो लोअर लिमिट है उसको यहां पे लिखोगे, अपर लिमिट को यहां पे लिखोगे, हल करोगे, बाकी जो भी क्षेत्रफल है वो क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? और अगर हमको फाइंड करना है कि y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो तो इसके लिए क्या करना है, लिखना है इंटीग्रेशन, यहां पे तो लिखे ही हो। अब y अक्ष से लिख लेंगे, इसलिए y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए यहां पे लिखोगे dy। अब यहां पे dy है तो यहां पर ये और ये जो वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी। तो ये जो क्षेत्रफल निकालना है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां तक गया है, तो मान लो ये 2 से स्टार्ट हुआ है, 3 तक गया हुआ है, तो इसको यहां पे लिखोगे, इसको यहां पे लिखोगे। बशर्ते ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो ये और ये वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। और जो वक्र का समीकरण दिया हुआ है यहां से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जैसे मैं कह दूं y² 4x है, ये वक्र का समीकरण जो सवाल में दिया हुआ है। तो अगर y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो यहां से क्या करना है, हमको यहां से x की वैल्यू फाइंड निकल लेनी है। x बराबर क्या हो जाएगा, y² बराबर 4ax, 4 ये और x की वैल्यू जो भी आई है उठा के यहां पे रख देना है, इसको सॉल्व कर देना है और पूरा निकल जाएगा। y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना है वो पूरा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो लिखना है इंटीग्रेशन, यहां पे लिखना है dy और वक्र के समीकरण से x की वैल्यू फाइंड करके यहां पे लिख देना है। और क्षेत्रफल कहां से कहां तक निकालना है, तो जहां से निकालना है उसको यहां पे रखना है, जहां तक निकालना है उसको यहां पे रखना है। बशर्ते ये चीज ध्यान दिए रहना कि जो लोअर लिमिट होगा वो छोटा होगा, जो अपर लिमिट होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.1 में ये दूसरा क्वेश्चन पूछता है और एक टाइप और क्वेश्चन पूछता है कि वो x अक्ष y अक्ष दोनों से घिरा हुआ है तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए हम फटाफट समझ लेते हैं कि जब वो x अक्ष से और y अक्ष से दोनों से घिरा हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ पे ये जो परवलय है इसका निकालना है x अक्ष और y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है पहले ही चतुर्थांश में। तो देखिए x वैसे तो पूरा क्षेत्रफल, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरा क्षेत्रफल घिरा हुआ है, लेकिन प्रथम चतुर्थांश की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम इसकी बात करेंगे। ये प्रथम चतुर्थांश है और प्रथम चतुर्थांश में इस परवलय द्वारा कितना क्षेत्रफल घिरा गया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे चाहे आप x अक्ष के सापेक्ष देखो, जब अगर आपको सवाल में कहेगा कि x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो आपको x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालना होगा। अगर कह दे y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो तो आपको y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन अगर आपको कुछ भी ना कहे कि किसके सापेक्ष निकालना है तो चाहे आप अगर कुछ भी ना कहे कि x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है कि y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे आप x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो चाहे y से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, आंसर हमेशा उतना ही आएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या करोगे आप, आपकी मर्जी, चाहो तो आप x अक्ष से घिरा हुआ निकाल दो, चाहे तो आप y अक्ष से घिरा हुआ निकाल दो। बशर्ते ये ध्यान देना कि अगर आपको x अक्ष से घिरा हुआ निकालना है तो आपको इसको रेखा को ऐसे बनाना है। इसका ये मतलब हुआ कि आपने x को कई भागों में बांटा हुआ है क्योंकि आप x से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल रहे हो। लेकिन यही अगर y से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना होता तो इसको आप ऐसे करते। ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर मेन उद्देश्य हमको y को बांटना है। y को इसलिए बांटना है, देखो y को छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं ना, इसलिए बांटना है क्योंकि y x से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, और एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है कि ऐसे देगा, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, अब कहेगा कि इन दोनों वक्रों के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो। तो ये वक्र यहाँ पे, ये वक्र यहाँ पे, इनके बीच में देखो इतना जगह बन रहा है, इस जगह हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने होंगे प्रश्नावली 8.2 में। लेकिन प्रश्नावली 8.1 में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, अगर रहेंगे भी तो उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहे प्रश्नावली 8.1 के कॉन्सेप्ट। और यहां पे हम लोगों ने ये सीखा कि समाकलन के अनुप्रयोग हमको क्यों पढ़ना है। हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमको छोटी चीजों को बड़ा करना है। कैसे बड़ा करना है, तो आकृति में क्या करना है, जो आकृति दी रहेगी उसका छोटा क्षेत्रफल निकाल लेना है, उसका समाकलन कर देना, अपने आप पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ लिया प्रश्नावली 8.1 का कॉन्सेप्ट। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लिया है तो आपको प्रश्नावली 8.1 से सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो जस्ट हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 8.1 के साथ। तो अगर आप वो वीडियो आपको नीचे कहीं दिख रहा होगा तो वहां से देखिए आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं प्रश्नावली 8.1 के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।